Welcome to FICAM Academy. Let's start our today's class, which is remaining part of second chapter electric potential and capacitance, जिसमें एक टॉपिक रह गया है आपका कैपेसिटर, बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट होना चाहिए। और उसके साथ इसमें एक और सबसे बढ़िया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टर। और कैसे कंडक्टर्स हमने पढ़ रखे हैं भाई, हमने एक स्ट्रेट वायर पढ़ रखा है, स्ट्रेट वायर है ना, और एक हमने प्लेन शीट पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा है एक स्फेरिकल सेल पढ़ रखा है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में होगा स्फेरिकल सेल। क्लियर है ना, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कंडक्टर को लेकर के। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर क्या चीज है, आपका अगला टॉपिक है, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, एंड कैपेसिटेंस, ये पूरा निपटाया गया है। कैपेसिटर हमें पढ़ना है, बट इससे पहले मैंने बताया कि जो हमारा पहला पूरा टॉपिक होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कोई कंडक्टर है, उसके कंडक्टर अगर कोई चार्ज है, कोई कंडक्टर चार्ज है, तो उसके आउटर जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है ना, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। और क्या पढ़ रखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर रिमेन्स जीरो। एक्स्ट्रा चार्ज अगर हम चार्ज प्रोवाइड कराएं तो वो चार्ज कंडक्टर के ऊपर ही फैल के रह जाता है, अंदर चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज अंदर कितना होता है, जीरो, प्रूफ भी करा गया था, ये सब याद है ना। और अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी नहीं होता। क्या पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल कितना होता है, क्या KQ/R होता है, जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर सेंटर पर होता है, अंदर कहीं भी जगह हर जगह कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल रीजन पढ़ते हैं फिर उसके अंदर हम, पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट रीजन हो जाता है पूरे गोला के अंदर। और जस्ट आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है, क्या उतना ही जितना अंदर होता है, कितना, KQ/R। और अगर हम बात करें KQ/R, चार्ज सारा ऊपर है तो फील्ड अंदर है कि बाहर है, फील्ड अंदर है कि बाहर है, क्या सारी फील्ड बाहर है, फील्ड बाहर है तो प्रेशर बाहर, फील्ड बाहर है, प्रेशर बाहर है, एनर्जी बाहर है कि अंदर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के अंदर। वो अरे भाई जब सारी फील्ड लाइंस बाहर है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, वर्क डन। अरे भाई एक गोला बना लो, समझो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा हम उसको लेकर के चलते हैं, उस पर आने वाले हैं, जो हमें थोड़ा बहुत रिवीजन करा रहा हूं मैं अभी मैंने कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बिल्कुल बात नहीं करी है। अगर सब प्लस प्लस ही हैं, सब प्लस प्लस हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, ऑफ कंडक्टर, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। और जो एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी का रीजन मिलेगा, यहां तो E0 है बट भी कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, और यहाँ E नॉट जीरो है, और V भी नॉट जीरो, ना E0 ना ही V0। अरे भाई इसके सेंटर से किसी भी R पॉइंट पे जाओगे तो E कितना लिखते हो, क्या लिखते हो, KQ/R², और V = क्या लिखते हो, KQ/, तो सही तो लिखते हो भाई। और अगर मैं जस्ट सरफेस पे बात करूं तो क्या एक और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी गई थी, क्या σ/ε0, याद नहीं है तुमको, σ/ε डायरेक्ट लिखा गया था, जस्ट आउटसाइड हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो प्लेन शीट के जैसा बिहेव करती है कि नहीं है। तो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी लिखा गया था। और क्या इसके ऊपर प्रेशर पढ़ा गया था, अरे प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला तुम्हें याद ही नहीं है क्या, σ²/2ε0, तुम्हें कुछ नहीं याद है ना, क्योंकि रिवीजन नहीं किया हम लोगों ने, σ²/2ε0। और एक और बात करा था, मेरे पास आड़े टेढ़े सरफेस हैं, कंडक्टर्स हैं, तो बताओ आप सब देखकर बताओ, अब तुमने इलस्ट्रेशन से तुम बता सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। मैंने चार्ज इसको देना शुरू किया, बताओ सिग्मा प्रोपोर्शनल R रेडियस ऑफ कर्वेचर या सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहला दूसरा क्या दूसरा है, क्या हमने पढ़ रखा है कि जो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, या क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिधर नोक ज्यादा होगी क्या सारा चार्ज उधर ही भागेगा, है कि नहीं है। तो अगर हम आपके पास कोई लोहे की कील है और उसको चार्ज देते जाएं तो क्या सारा चार्ज, ज्यादा चार्ज किधर होगा, क्या एकदम नोक पर, कॉर्नर पे होगा। और अगर ज्यादा चार्ज देते जाएंगे तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्या वो उड़ने लग जाएगा, आवेश का क्षरण होने लग सकता है, डीके मतलब ऐसा नहीं कि नष्ट कर दे रहे हैं, बट क्या आवेश एयर में आने लग जाएगा, वो उतरने लग जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये सारी चीजें पहले से पढ़ के हम बैठ चुके हैं, और अब शुरू होता है इसमें से, ठीक है। और सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं बेटा, इसलिए आपको बहुत होश में रह करके पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं विद द डेरिवेशन। तो और उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर,
जस्ट ड्यू टू, मैं इसमें इंटरप्ट नहीं करने वाला हूं बेटा, क्योंकि अगर कमिटमेंट कर दी तो मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल कल दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो इट्स योर फॉल्ट, यहां मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर जाकर के देखना सब लोग, लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर सेपरेट वीडियो बनाई गई है, और बताया भी गया था कि सब लोग देखिएगा। आप लोग जितना लापरवाही करोगे आपसे ही उतना ही दूर भागेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ाया गया है, होश को ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, क्लियर है, सारी चीजें हो गई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं अपना नया टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये सारा पॉइंट इसमें यूज होगा, इसलिए कैपेसिटर शुरू करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर आप लोग देखते हो कि कई कई ऐसे मोटर होता है, बिजली का मोटर होता है ना, पानी वाले मोटर, उसमें कुछ ऐसे गोल गोल रॉड लगी होती है, पंखा लगा होता है, पंखे में ऐसे गोल गोल ऐसे होता है, इससे कैपेसिटर, जिसे शॉर्ट में कंडेंसर कहते हैं, कई गांव में क्या कहा जाता है, कंडेंसर। बट ये कितना सही, कंडेंसर बहुत कितना सही नाम है मुझे नहीं पता, बट सही मायने में फिजिक्स में उसे क्या नाम रखा गया है, कैपेसिटर कहा जाता है। ये काम क्या करता है, कैपेसिटर क्या काम करता है भाई, इसके बारे में अच्छा ध्यान से देखो। कैमरा देखियो, कैमरा जो पहले के कैमरे आते थे उसमें जो बैटरी लगती थी, अरे डीसी वोल्टेज लगते थे ऐसे छोटी छोटी 1.5-2 वोल्ट की बैटरी लगती थी, और बैटरी लगती थी, उसमें एक फ्लैश होता था, फ्लैश, और जब वो ऑन किया जाता था तो क्या फ्लैश ऐसे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, क्या इतना तेज उजाला करके जाता है जैसे लगता है कि लगभग 100 वाट की एलईडी जली हो। ऐसा है कि नहीं है, वो लगातार जलती रहे तो नहीं दिखता, बट सोचो एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए वो लाइट ऐसे जलती है और बहुत तगड़ा उजाला करके जाती है, और एकदम क्लियर फोटो आती नहीं आती है, उतने में ही उसका कैमरा का काम कर जाता है, वो फोटो कैप्चर कर लेता है उतने देर के लिए, जितनी देर के लिए वो लाइट रुकती है। सोचो कैमरा का सेंस और उसका सेंस। बट कितनी बड़ी बैटरी थी, 1.5-2 वोल्ट की बैटरी, इतनी बड़ी लाइट कैसे दे सकती है, इतनी बड़ी लाइट कैसे दे सकती है? उसमें कौन लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। वो कैपेसिटर काम क्या करता है, कैपेसिटर एक्चुअली में क्या काम करता है, जैसे भाई लाइट उसको चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करानी है, अब बैटरी उतनी एनर्जी दे नहीं पाता, बैटरी इज सोर्स ऑफ करंट और एनर्जी, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी, अब उसको एनर्जी देना है तो इतनी एनर्जी इकट्ठा नहीं दे सकता है कि लाइट सारी इकट्ठा जल जाए, इसलिए क्या करता है, एक अलग से एडिशनल आप डिवाइस लगा के रखे रहते हैं, और ये सारी एनर्जीज को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर करके रहता है, और जैसे आप ऑन करते हो तुरंत सारी एनर्जी इकट्ठा इंस्टेंटेनियसली डिलीवर कर देता है, ऐसे ढकेल लेता है, और तुरंत उसको सारी एनर्जी, थोड़ी बैटरी ने भी दी और थोड़ी इसमें ज्यादा रोक के रखी थी, और इकट्ठा सब ढकेल देता है, और तुरंत वो बल्ब उतनी देर के लिए बहुत तेज जल जाता है, क्योंकि अचानक इतनी जल्दी एनर्जी मिल जाती है। ऐसे याद करो कि घरों में जो इंजन होते हैं, इंजन होता है पानी वाले, डीजल इंजन, उसमें क्या करना पड़ता है, शुरू में उसको घुमाने के लिए क्या हैंडल लगाना पड़ता है, और ऐसे गोल गोल घुमा के उसके बाद कंप्रेसर काट के फिर उसको चलाया जाता है, क्योंकि शुरू में आपने उसको चलाया, शुरू में आपने उसको। लेकिन घरों में जो पानी वाला मोटर होता है, क्या उसमें एक बार बटन प्रेस किया और तुरंत चल गया, उसमें क्यों, कौन लगा हुआ है, उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है डीजल इंजन में, बट जो बिजली वाला मोटर है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, जो क्या काम कर रहा है, जो एनर्जी को रोक के रखा हुआ है। और क्योंकि शुरू में भाई पंखा चलना थोड़ी चाहता है, शुरू में पंखा ड्यू टू इनर्शिया रुका हुआ है भाई, ड्यू टू इनर्शिया चलना नहीं चाह रहा, लेकिन उसको चलाने के लिए शुरू में क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, शुरू में बहुत तेज चल, इकट्ठा बहुत सारी एनर्जी दे दिया, और उसके बाद फिर बढ़िया कंटिन्यूअसली मोशन करने लगा। क्या कैपेसिटर समझ में आया, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कंडेंसर? क्या ये क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और स्टोर ही नहीं करता, क्या सप्लाई ऑन करने पर क्या धड़ाक से सप्लाई देता है, तुरंत सारी एनर्जी, इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। कैपेसिटर होल्ड्स द एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी को होल्ड करता है, और उसके साथ साथ इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द एनर्जी जब सप्लाई ऑन करी जाती है। क्या बात, दोनों बातें क्लियर हो गई? कैपेसिटर क्या काम कर रहा है भाई, कैपेसिटर अपने शब्दों में कैपेसिटर के बारे में क्या क्या बता सकते हो कि सर बहुत सारे ऐसे अप्लायंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं बिजली वाले, जो कि शुरू में चलने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जो बैटरी हम लोग लगाते हैं वो उतनी एनर्जी नहीं दे पाती। ये कहानी तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी याद होगी तो तुम्हें ये पता होगा कैपेसिटर का असली फंक्शन, और आगे पूरा यही पढ़ने वाले हो, इसलिए अच्छे से फील होना चाहिए। बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिनको शुरू में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिनको बैटरी या पोटेंशियल इतना एनर्जी इकट्ठा नहीं दे सकता है, इसलिए अलग से एक एडिशनल डिवाइस लगाई जाती है उस रजिस्टर के साथ। क्या पंखा एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है ना? तो उसको इकट्ठा एनर्जी देने के लिए, इकट्ठा चलाने के लिए, धड़ाम से बहुत ज्यादा एनर्जी देने के लिए क्या काम करता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। जैसे कैमरा का फ्लैश, कैपेसिटर किस में लगा होता है, कैमरा के
फ्लैश में लगा होता है। और किस में लगा होता है? क्या मोटर में लगा होता है? क्या पंखे में लगा होता है? अच्छा, किसी किसी के यहाँ कभी कभी पंखा खराब जाता है तो काम नहीं करता, तो शुरू में उसको डंडे से चला दिया जाता है, तो उसके बाद चलने लग जाता है ना? तो क्या कहते हैं, अब जो समझदार है वो कहते हैं इसका कंडेंसर चेंज कर दो। वो खुद ही क्या कहते हैं, कंडेंसर चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि शुरू में एनर्जी डिलीवर, वो इकट्ठा धड़ाक से एनर्जी डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो पंखा घूम नहीं पा रहा। और एक बार आपने घुमा दिया, क्योंकि एडिशनल सोर्स, जैसे डीजल इंजन में हैंडल लगाया था वैसे उसमें हैंडल लगाया, क्या काम करने लग गया? कैपेसिटर की वर्किंग समझ में आई? वर्किंग केवल इतने में है कि क्या काम कर रहा है, कैपेसिटर एनर्जी को होल्ड कर रहा है, कैसे भी करके एनर्जी को होल्ड कर रहा है। एनर्जी भाई बैटरी से जोड़ोगे तो एनर्जी होल्ड करेगा, और जैसे सप्लाई ऑन करा, क्या उस सारी एनर्जी की डिलीवरी क्या इकट्ठा इंस्टेंट डिलीवरी कर देता है? समझ में आया? जो अपने मन से समझ सकते हो ये कैपेसिटर में लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? अब इसमें एक नई बात पढ़ाई जाती है। कैपेसिटर क्लियर हो गया ना? वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो क्या नाम है उसका, कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटर, सवाल है कि मैंने कहा कैपेसिटर एनर्जी होल्ड करके रख सकता है, कितनी, कैसे? सवाल भी था ना, कितनी सर, कितनी, कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी होल्ड करके रख सकता है? सवाल ये भी है कि अगर कैपेसिटर एनर्जी होल्ड करता है तो कितनी कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस फॉर्म में कर सकता है? तो सवाल ये सब आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उन सारे सवालों को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस कहा जाता है। और कैपेसिटेंस किसे कहेंगे? जैसे आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, क्या वो टेंस नजर आया? सर्किट के ये सर्किट का सेकंड एलिमेंट है जो पढ़ रहे हो। हालांकि आपने रेजिस्टेंस 10th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ाया, पहले इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया। और अब हमें बात समझ में एकदम क्लियर आ रही है कि जैसे रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस क्या होता था? किसी को याद है? R इक्वल्स टू V अपॉन, पढ़ा था ना, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस क्या ये करंट के फ्लो को अपोज करता है कि नहीं? चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, रोकने का काम करता है, रेजिस्ट करता है, इसलिए ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस। बट ये क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटी बताता है, कैपेसिटी बताता है चार्जेस को रोकने की कोशिश वो करता है और चार्जेस को रोक के रख ले जाता है। चार्जेस को क्या, आप ये कहिए कि एनर्जी को रोक रहे। भाई एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, क्या बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई कि नहीं आई? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोलो कितनी एनर्जी होती है? एक Q1 एक Q2, बताओ इनके बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के Q1 Q2 अपान। तो एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, क्या सोचो बीच में फायदा हुआ नहीं हुआ? तो असल में कंडक्ट मतलब कैपेसिटेंस किस चीज को कहा जाएगा? कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस कितनी मात्रा में वो करंट को रोक रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम। रेजिस्टेंस का एनर्जी खाता है, ये एनर्जी बचाता है। अरे भाई एनर्जी रोक के रखता है, और रोक के रखता है क्या बाद में डिलीवर भी करता है? वो खा लेता है और ये खिला देता है। समझ रहे बात को? अभी तुम इन दोनों का बॉन्ड भी देखोगे आगे। और एक और सर्किट एलिमेंट पढ़ाया जाएगा EMI में, जिसे कहा जाएगा इंडक्टर। उसे L से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट हेनरी आता है। अभी नहीं पढ़ना, अभी मत घबराओ, बट अभी कैपेसिटेंस समझो। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस की डिफिनेशन क्या हो सकती है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्जेस, कैपेसिटी टू होल्ड या कैपेसिटी टू होल्ड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अगर चार्ज रखा तो चार्ज आसपास क्या देखा? क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है या इलेक्ट्रोडायनेमिक का पार्ट है? किसका पार्ट है? स्टैटिक का कि डायनेमिक का? स्टैटिक का कि डायनेमिक का? स्टैटिक का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। डायनेमिक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू होता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है तो क्या एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी? तभी तो तुमने K Q1 Q2 अपान R डिसाइड कर पाया। हम कैसे डिसाइड कर पाए K Q1 Q2 अपान R? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां बात हमको समझ में आई कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर होगा, शायद कोई कैपेसिटर होगा जिसके पास चार्जेस होंगे, तो वो चार्ज होगा तो क्या फील्ड भी होगी? फील्ड होगी तो कैपेसिटेंस किसे कहा जाता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। और या फिर आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर के बारे में पहली डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि सर ये वो डिवाइस है जो क्या काम करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और एनर्जी स्टोर करता है किसकी वजह से एनर्जी स्टोर होगी? चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? चार्ज आएगा। चार्ज आएगा तो क्या एनर्जी आएगी, है ना? चार्ज आएगा तो क्या कैपेसिटेंस भी कही जाएगी? कैपेसिटेंस कब डिफाइंड है? कैपेसिटेंस धारिता, अच्छा धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। कोई कितना चार्ज को धारण कर लेता है, आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। कैपेसिटी टू होल्ड अ चार्ज, आवेश को कितना पकड़ के रख पाता है? मैंने दिया, उसने पकड़ के रख लिया। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए एनर्जी को कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करेगा? जब चार्ज आएगा तभी तो स्टोर कर पाएगा। और चार्ज आएगा तो चार्ज आएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन द
फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या वैद्युत क्षेत्र के लिए आप लोग एनर्जी भी पढ़ चुके हो? अरे बताओ क्या एनर्जी पढ़ा गया है? सिग्मा स्क्वायर अपान कहां गया वो, इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये, इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन। क्या इसके रिलेटेड आपको एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई गई थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ रखे हैं हम लोग, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वही तो हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो यही पूरा टॉपिक हमको जो पहले से पढ़ के बैठे हैं उसी को थोड़ा सा हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना है, वेल डिफाइंड करना है। क्या इंट्रोडक्शन सब क्लियर हुआ? सब कुछ कैपेसिटर समझ में आया? कैपेसिटेंस समझ में आया? कैपेसिटेंस क्या है? बेसिकली कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड अ चार्ज, आवेश को धारण करने की क्षमता। जितना आवेश को आप रोक के रख पाते हो उसी को क्या कहा गया है? धारिता कहा गया है, कैपेसिटेंस कहा गया है। रेजिस्टेंस आवेश को रोक ही देता है, मतलब चलने देता है भाई, उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी खा लेता है, बाकी कहता है अच्छा जाओ चले जाओ फिर से बैटरी से ले आना, और फिर से कहता है लाओ थोड़ा हो दो, फिर ऐसा चलता रहता है। इसमें ये आवेश को रोक ही देता है, इसमें ये चार्जेस को, आवेश को धारण करने की क्षमता अपने आप में कितना रोक लिया, और इस क्षमता को कहा गया कैपेसिटेंस। अगर मेरे पास स्फेरिकल कुछ भी कंडक्टर है और मैंने इसको चार्ज दिया, तो क्या इसको चार्ज देते जा रहे हैं? इसका क्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? क्या क्यू इंक्रीज हो रहा है? क्यू इंक्रीज होने से एक चीज बढ़ेगा, V या C? क्यू इंक्रीज होने से, अरे क्या क्यू बढ़ेगा तो क्या KQ अपान R? क्यू बढ़ेगा तो क्या किसी भी पॉइंट पे बात करोगे तो क्या V बढ़ेगा? तो क्यू बढ़ा तो V बढ़ा, तो क्यू बढ़ा तो V बढ़ा। लेकिन क्या ये आप नहीं देख रहे हो कि क्या आप इसको चार्ज देते जा रहे हो, ये रखता जा रहा है? कितना रखोगे भाई? तो उसको कहा गया कि कितना रखोगे भाई, उसका आंसर कितना दिया कैपेसिटेंस ने। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली स्टडी कह रहे हैं, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। क्लियर हुआ पॉइंट? नोट कर सकते हो, जो अपने शब्दों में लिख सकते हो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में लिखो। तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, आवेश को धारण करने की क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। अब हम चलते हैं इसके बारे में। वाकई में कोई कंडक्टर ले लो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको इलस्ट्रेशन कराया गया था कि हमने कोई कंडक्टर लिया, रेडियस कितनी है इसकी? R। अरे रेडियस कितनी है? चार्ज है कि अनचार्ज है? न्यूट्रल है ना। अब मैं इसको चार्ज देना शुरू किया, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है भाई? चार्ज बढ़ेगा, सबको पता है सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपान R। हायर द वैल्यू ऑफ चार्ज, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। अरे क्यू बढ़ाओगे तो क्या V भी बढ़ेगा? तो क्यू बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, बट ये रोक के तो रख रहा है उन सबको। ये जितना रोक के रख पा रहा है, जितना होल्ड कर पा रहा है, उसी का नाम है कैपेसिटेंस। उसको कैसे डिफाइन करा गया? कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस को किस लेटर से लिखते हो? क्या इनिशियल और फर्स्ट कैपिटल लेटर? कैपेसिटेंस को किस लेटर से लिख दोगे बता दो? इनिशियल एंड फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो उसको कैपेसिटेंस को क्या सिंबल आएगा इसका भाई? सिंबल पता चल गया, कैपिटल C। अच्छा, कूलाम का यूनिट भी C होता है, कूलाम का यूनिट भी C। बस इसको याद रखना, इसको थोड़ा इटैलिक रखना, थोड़ा सा स्लांट तिरछा कर देना। इसको क्या कर देना? थोड़ा सा तिरछा। अरे भाई कूलाम ऐसे लिख देना एकदम बढ़िया वाला, और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़िया से ऐसे कर देना, वो हो जाएगा C। ठीक है, सिंबल क्लियर हो गया एकदम, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखा सकता है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। सिंबल हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया? अच्छा ध्यान से देखो, जैसे मैं पहला चार्ज लेकर आया तो दुनिया में और कोई चार्ज था इसके ऊपर कि नहीं था? पहला चार्ज केवल ये वाला तो कोई नहीं था, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया। मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूं प्लस क्यू वाला ही, तो बताओ क्या ये सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, सब विरोध करेगा या समर्थन करेगा? क्या विरोध करेगा? लाने देगा? लाने में वर्कडन होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी अपने आप ही, एनर्जी अपने आप ही स्टोर। अरे हमने यही तो सीखा है भाई, चार्ज को जहां जा रहा है वहां छोड़ दो जाने में तो क्या एनर्जी घट जाती है, और जहां नहीं जा रहा है वहां लाओ जबरदस्ती तो क्या एनर्जी बढ़ जाती है। ये तो पढ़ रखा है, इसीलिए हम लोगों ने सीखा था लाइक चार्जेस को दूर करने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और अनलाइक गलत पढ़ा दिया गया, अनलाइक चार्जेस को दूर करने में भाई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसको दूर होने नहीं देना चाह रहा। अगर इसको दूर करोगे तो क्या एनर्जी बढ़ेगी, और अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, दो अनलाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस लाइक, और इनको पास लेकर आओगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? क्योंकि वो आना नहीं चाह रहे भाई। लाइक चार्जेस है, समान आवेश है, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनकी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती उन दोनों को पास मिला रहे हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है। तो एक बात यहां क्लियर हो गई कि हम जैसे जैसे चार्जेस यहां पर लेकर आ रहे हैं, जैसे चार्जेस, तो क्या हमें विरोध हो रहा है? फिर भी आप ला रहे हो, तो इसलिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है अपने आप।
ये अपने आप एनर्जी स्टोर कर लेता है। और एनर्जी कितनी होती है, याद है तुमको, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2r। ठीक है, ये एनर्जी रीजन में फैली होती है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये एनर्जी है। ठीक है, इसके लिए मत परेशान होना कि ये क्या हो गया। बट ये एनर्जी बाहर है कि अंदर है सब? अरे भाई जब चार्जेस बाहर है तो क्या उसमें दो बार बात। कैपेसिटेंस कैसे, मैंने कहा कि भाई भाई कैपेसिटेंस चार्ज को होल्ड कर रहा है। डिफाइन करने का तरीका, जैसे जैसे क्यू बढ़ाया वैसे वैसे, जैसे जैसे क्यू बढ़ाया वैसे वैसे भी बढ़ गया। तो हमने कहा कि अच्छा जो क्यू होगा, जो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते हो, v। असल में ऐसा क्या होता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, कि v बढ़ाने पर क्यू नहीं बढ़ेगा, क्यू बढ़ाने पर v। इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। तो क्या है, v प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये सही है। v प्रोपोर्शनल टू, जैसे जैसे क्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, जैसे जैसे पोटेंशियल चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ता चलेगा, v बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे केस में आप खुद ही सोचो, जैसे जैसे v बढ़ाया, क्या I ऐसे नहीं लिखा गया था, I प्रोपोर्शनल क्या v लिखा गया था ओम्स लॉ में, है कि नहीं है? तो आप लोगों ने लिखा था इसको घुमा करके, फिर डायरेक्ट लेते हो v इक्वल टू आई आर कर देते हो। ऐसे करा था कि नहीं करा था? किया था। तो v इक्वल टू आई आर ऐसे करके लिख दिया था, और आपने लिखा था सर r इक्वल टू v अपॉन आई, ऐसे वहां पर रेजिस्टेंस डिराइव किया था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ डिराइव किया गया, और उसे कहा क्या गया, ध्यान से देखो, c इक्वल टू q अपॉन v, c इक्वल टू q अपॉन, ये डिसाइड करा गया क्योंकि q आने पर v आया। अब इसको समझो डिफिनेशन कैसे दिखी गई, कि पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, पर यूनिट पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर किसी कंडक्टर के पास जो चार्ज होता है, उसी चार्ज को क्या कहा गया है, उसका कैपेसिटेंस। उसी चार्ज को क्या कहा गया है, कैपेसिटेंस। मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, स्टेपलर, इफ इट इज अ कंडक्टर, और इसको क्यू चार्ज दिया मैंने, चार्ज देते गए, और इसका पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट। पोटेंशियल कितना हो गया, तो इसकी जितना चार्ज दिया गया है उसी चार्ज को क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, इसको चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, भाई चार्ज देते जाओ, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा ना लगातार। तो अगर पोटेंशियल को 1 वोल्ट हो गया, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट पहुंच गया, तो उसी टाइम पर क्या डिफाइन करा गया, कि उसी टाइम पे डिफाइन किया गया कि अगर v इक्वल टू 1 वोल्ट तो उसका c इक्वल टू q हो गया, है ना। यहां से आप लिखना चाहो तो ऐसे, अगर अच्छे से याद रखना चाहो तो क्या q इक्वल टू c भी लिख सकते हो, q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, c भी। जैसे वहां देखो, वहां पर आपने लिखा v इक्वल टू आई आर, क्या लिखा है, v इक्वल टू, तो अगर उसको ऐसे ही बनाना चाहो तो क्या की प्रोपोर्शनल भी नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो किसी को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दोगे, प्रोवाइड कराओगे, इसको चार्ज देते जाओ, तो क्या चार्ज देने पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल अगले वाले चार्ज को नहीं आने देना चाह रहा है। समझ रहे हो ना। तो भाई वो चीज है कि जितना ज्यादा चार्ज आएगा पोटेंशियल उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, और इसीलिए फार्मूला पढ़ा गया Q इक्वल टू C अपॉन V। तो कैपेसिटेंस लिखा कैसे गया, कैपेसिटेंस लिखा गया कैसे गया, कि Q प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू CV, देन C इक्वल टू Q अपॉन V, डायरेक्ट लिखा गया। आप यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बोर्ड्स वाले क्या लिख सकते हैं भाई, कि किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, लिख देते हैं। ठीक है, द चार्ज, लिखो लिखो ऐसे लिखो, हाँ चलिए यहां से C इक्वल टू लिख लो। इसके बारे में क्या लिखा, C के बारे में, C के बारे में क्या लिखा, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इसे चालक की धारिता कहते हो। C एक अनुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। और यहां से अगर आप आइए तो कैसे इसका फार्मूला वगैरह बनाया जाएगा, देख करके बताओ इसका फार्मूला कैसे बनाओगे। Q अपॉन V, यूनिट बना दो, इसकी फार्मूला तो बन ही गया, यूनिट बताओ। क्या ऊपर चार्ज है, ऊपर चार्ज है, तो यूनिट हो जाएगा कूलाम अपॉन वोल्ट, तो हो जाएगा कूलाम, है ना, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। जैसे उसमें पढ़ा था R इक्वल टू V अपॉन वोल्ट पर एम्पियर, वैसे इसमें भी पढ़ा हमने एक कूलाम पर वोल्ट। तो ये आपका सर्किट का सेकंड एलिमेंट आज मिल गया है, कैपेसिटेंस जिसे कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस। और कुछ नहीं है, जैसे V और I का रेशियो R कहलाता है, वैसे Q और V का रेशियो। डिफरेंस दोनों में क्या है? जहां Q है क्या वहां I नहीं है? Q इक्वल टू IT। अरे देख लो, Q इक्वल टू IT, क्या V भी सेम है? बस Q ले लिया, Q ले लिया तो आपके पास C आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या ध्यान देना है इस बात पे, वहां पोटेंशियल न्यूमरेटर में है, अंश में है, और यहाँ डिनोमिनेटर हर में है। इसलिए वहां का जो भी रिलेशन पढ़ के आए होगे सीरीज पैरेलल का, तुरंत यही याद रख लो, इसका सब रिवर्स होने वाला है, क्योंकि वहां पोटेंशियल न्यूमरेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब बताओ, वहां का सीरीज R1 प्लस R2, यहाँ का सीरीज 1/R1 नहीं, 1/C1 प्लस 1/C2। क्या डेरिवेशन हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया? क्या क्या कैपेसिटर 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 बीच में कैपेसिटर अगर रेशियो सेम है तो क्या कंप्लीट हॉरिजॉन्टल ब्रिज हो गया? जरूर थोड़ी को रेजिस्टेंस हो, वो तो कैपेसिटेंस भी हो सकता है। प्रूफ हो गया। इसीलिए पहले वो पढ़ाया गया, इसीलिए पहले वो पढ़ाया गया था, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात छपी रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस की समझ अच्छे से आ रहती है। अब बताओ, जैसे जैसे भी बढ़ेगा आर 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 भी बढ़ेगा तो आर, अरे यार जब भी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा घटेगा? कांस्टेंट वाले बताओ, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा? जैसे जैसे भी बढ़ाओगे आर कांस्टेंट रहेगा, उसी के रेशियो में कौन बढ़ जाएगा? आई बढ़ जाएगा। और V और I का रेशियो का कांस्टेंट रहता है। अब बताओ, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, अरे यार ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई, तो ये कैसे बदल जाएगी कि क्यों बढ़ाया तो कैपेसिटेंस चेंज हो गया? एक बाल्टी लेकर के आए, उस बाल्टी की क्षमता है 5 लीटर, कितनी है? अब तुम उसमें 10 लीटर डालोगे तो उसकी क्षमता 10 लीटर हो जाएगी। सोच के बताओ, कैपेसिटी उसकी कितनी है बाल्टी की पानी रखने की? 5 लीटर। उसमें पानी अगर 10 लीटर भरोगे तो क्या बाकी 5 लीटर क्या बाहर चला गया? तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। क्या घरों में टंकी रखी हुई है? उसकी कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी टू होल्ड द चार्जेस। क्या 500 लीटर और 1000 लीटर? तो उसकी कैपेसिटेंस कही जाएगी 1000 लीटर या 500 लीटर्स, उतना ही वो। अब अगर उसमें तुमने 1 लीटर पानी डाला, कैपेसिटी इसकी देखो 1 लीटर है, ये से बात करोगे, क्या वो कैपेसिटी कांस्टेंट रहने वाली है? एक बार जो कंडेंसर पर मुहर लग गई, उसकी कैपेसिटेंस क्या सेम रहने वाली है? तो कैपेसिटेंस क्या चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस क्या पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करता था? क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम मटेरियल? क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है कि सोना लिया है कि चांदी लिया है कि नहीं है, कि हमने कॉपर लिया है? क्या सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है? बात क्लियर है? तो आर डिपेंड करता है, क्या डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है। आर इक्वल्स टू फार्मूला रो एल अपॉन ए। तो क्या आर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, वायर? तो क्या ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है? लेकिन सी को कहा गया कि सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। बीमा पे ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये कैसे? अच्छा, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सी चेंज नहीं होगा? क्यों बढ़ने पर बताओ, क्यों बढ़ने पर सी चेंज होगा कि नहीं होगा? देख करके बताओ, क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि Q इक्वल टू सी बी में क्या हमने पढ़ा है कि Q और V का रेशियो का कांस्टेंट आता है, वो C आता है। अगर मैं कोई स्फेरिकल कंडक्टर लूं, स्फेरिकल गोला, खुद ही देखो इसके बारे में, तो चार्ज है Q, बोलो सरफेस पर पोटेंशियल, बोलो सरफेस पर पोटेंशियल K Q अपॉन, मैंने इसको कितना चार्ज दिया है? Q कितना चार्ज दिया है? तो इसकी कैपेसिटी कैसे लिखी जाएगी? क्या Q अपॉन V क्या लिखी जाएगी? Q अपॉन V। अरे V तो K Q अपॉन R है, V कितना है? K Q अपॉन R। क्या R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर? तो क्या R ऊपर गया, Q से Q चला गया, क्या R बाई K आया? 1 K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ऊपर जाएगा? तो C इक्वल टू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यहां से एक बात ये चल रही है, देखा गया यहां पर कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q आया यहां पर? Q
V आया, क्या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V? बट क्या डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ओनली, एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस, रो L अपॉन A, R डिपेंड्स ऑन L, R डिपेंड्स ऑन A। क्या R लेंथ तार की, तार कितना लंबा है क्या उस पर डिपेंड करता है? R कितना, वो वायर कितना मोटा है क्या उस पर भी डिपेंड करता है? तो बिल्कुल वैसे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? Q और V पर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन क्या? साइज, साइज क्या डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। अगर मैंने क्या गोला बड़ा किया, अगर मैंने गोला बड़ा किया, कैपेसिटी बढ़ी या घटी? कैपेसिटी बढ़ी या घटी? कॉमन सेंस। अरे भाई इतना छोटा सा एक गिलास लिए हैं, गिलास, उसमें तो भाई आधा लीटर पानी आया, गिलास के बजाय मैंने पूरा बोतल ले लिया, 5 लीटर वाली 20 लीटर वाली कैन, क्या कैपेसिटी बढ़ी घटी? क्योंकि क्या चेंज किया? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। हेडिंग डालोगे गोले चालक की धारिता, और जैसे उतार पाओ लिखो, उतार लो, हो गया प्रूफ। हाँ, गोले चालक की धारिता। प्रूफ हो गया एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? क्या लिख लिया सबने? C = 4πε0। क्या ये गोले चालक की धारिता भी आ गई? अगर आप इसको थोड़ा बोर्ड के प्रूफ के जैसा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ रेडियस R हु हैज गिवन टू चार्ज Q एंड नाउ इस पोटेंशियल इज रीच एट V। हिंदी तो इसका, अगर हमने R गोले का कोई चालक है और उसको Q आवेश दिया तो उसका विभव कितना हो गया? V = KQ/R। लेकिन धारिता क्या पढ़ाई जाती है हमको? C = Q/V। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन दिस, C = Q/V। Q, V की वैल्यू KQ/R, तो Q से Q चला गया, फिर क्या वही R/K ही आया। इसमें कौन सा डेरिवेशन? वही तो रह गया R/K। क्या 1 K की वैल्यू हो जाएगी 1/4π, तो 4πε0 ऊपर चला गया, वो आया। क्लियर हुआ सबको? अब वहां से देख करके बताओ, वहां से देख के बताओ क्या यूनिट क्या आएगा? कूलाम पर। अच्छा, I = V/R, वोल्ट पर एम्पियर, उससे अच्छा यूनिट क्या था? I = V/R, वोल्ट पर एम्पियर, उससे अच्छा यूनिट क्या SI यूनिट बनाया गया? SI में भी SI बना लिया गया, क्या यूनिट ओम बनाया गया? आपको नहीं लग रहा सर इसमें बार बार कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं? कूलाम पर, कूलाम पर वोल्ट। तो जैसे उसमें एक बढ़िया सा यूनिट बनाया, जैसे मैंने इंडक्टर का यूनिट बताया था हेनरी, क्या बताया था? हेनरी। वैसे रेजिस्टेंस का ओम, तो वैसे इसका भी कुछ ना कुछ होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट नेम उसे कहा जाता है फैरेड। क्या कहा जाता है? फैरेड कहा जाता है। और ये हो जाएगा। और फैरेड को किस लेटर से लिखोगे? ओम। ओम के लिए ऐसे ओमेगा बनाते हो, है ना, हेनरी के लिए लिखते हो, तो इसके लिए क्या केवल आप कंसीडर करेंगे? केवल और केवल F कंसीडर करेंगे, यानी कूलाम पर वोल्ट इन शॉर्ट SI यूनिट में लिखा जा सकता है फैरेड। तो SI यूनिट इसकी याद हो जाएगी। क्या यूनिट SI यूनिट क्या हो गई इसकी? फैरेड हो गई। और फैरेड के लिए कौन सा लेटर यूज करने वाले हो आप लोग? कैपिटल F। तो रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली एंड योर होमवर्क इज टू डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ये घर के लिए होगा, आप करके आइएगा। अब उसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक जो ये बचा रह जाता है फैरेड के बारे में। फैरेड के बारे में कैलकुलेट करो वहां से। अच्छा, कैपेसिटेंस दिमाग में सोचो, अगर मैं कहूं इसकी कैपेसिटेंस, अब क्या फैरेड में बताओगे? तो कोई कैपेसिटर मान लो कंडेंसर लेकर के आए, और उसकी कैपेसिटर कितनी हो सकती है? दिमाग में सोचो, बहुत ज्यादा बहुत कम, 1 फैरेड 2 फैरेड। मन में यही था ना, जैसे कि भाई रेजिस्टेंस कहते हैं ना सर 2 ओम 20 ओम, हमने 200 ओम पढ़ा, तो क्या ऐसे 200 फैरेड हो सकती है? चेक करके देखो। इसकी C = कितना? फॉर 1 फैरेड C = कितना करना चाहो? अगर C = 1 फैरेड, अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर बनाएं जिसकी धारिता कितनी हो? 1 फैरेड हो, तो कितना रेडियस चाहिए होगा? चेक करके देखिए, रेडियस कितना चाहिए? फार्मूला क्या है आपके पास? C = 4πε0 × R। कितनी रेडियस का हमें कंडक्टर चाहिए होगा? अगर स्फीयर ही रखें तो खुद ही देखो C की वैल्यू कितना है? 1 अपॉन क्या 4πε0 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4πε0 = R। इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या R = हो जाएगा 9 × 10⁹ रेडियस है तो मीटर। क्या इतनी बड़ी रेडियस का कंडक्टर चाहिए? गोला, क्या इतनी बड़े रेडियस का कंडक्टर चाहिए? तब जाके उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैरेड। क्या इतना बड़ा? क्या ये बात करो अर्थ का रेडियस का, बड़ा है अर्थ के रेडियस से या छोटा है? क्या अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, उससे भी ज्यादा। क्या इतना बड़ा कंडक्टर बनाओगे फिर लाकर पंखे में लगाओगे? तो बताओ डेली लाइफ के लिए क्या फैरेड बड़ा है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा है कि छोटा है? क्या बहुत बड़ा है? तो क्या डेली लाइफ में फैरेड पढ़ोगे या इससे छोटा? इसलिए याद रखना कि फैरेड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस।
अरे 96,480 कूलाम रखते हो, 500 कूलाम याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि फेरेड में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो असल में क्या है, असल में क्या याद रखोगे, वाकई में क्या फेरेड सही है कि गलत है? सही है। लेकिन दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या फेरेड का यूज करना सही नहीं है? क्योंकि फेरेड बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, क्या उसके लिए स्मॉल यूनिट यूज किया जाएगा? अरे भाई खुद ही वैल्यू रखो, इधर देखो ध्यान से, 4 पाई कुछ भी रखो, क्या 10⁻12 रखोगे? अरे यार कुछ भी रख लो यार, -6 ही रहने वाला है। अरे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, और आर अगर तुम ये भी रख लो 10⁻6, तो क्या अभी भी 10⁻6 ही में ही कुछ आ रही है? क्या कैपेसिटेंस बहुत कम आएगी हमारे डेली लाइफ के लिए? तो डेली लाइफ के लिए आप क्या याद रखिएगा, हम फेरेड ना पढ़ करके हमें क्या पढ़ना है, फॉर डेली लाइफ, फेरेड मत यूज करना, फॉर आवर इन फिजिक्स, फॉर डेली लाइफ या डेली यूज हम क्या रख लेंगे, फेरेड के बजाय रिप्लेस करा जाएगा फेरेड की जगह पर बहुत छोटा फेरेड, -6 दिख रहा है क्या, माइक्रो फेरेड, पीको फेरेड। कौन से फेरेड? माइक्रो फेरेड एंड पीको। माइक्रो की वैल्यू आप 10 पावर, पीको -12। तो क्या क्लियर है सबको? क्या डेली लाइफ के अब तुम्हें अगर कैसे नजर आया C = 2 अरे 4 माइक्रो फेरेड का समझ जाओगे। माइक्रो लिखने का मतलब क्या, वाकई में अच्छा रेजिस्टेंस या खराब, सॉरी अच्छा कैपेसिटेंस ना, जो हमारे डेली लाइफ का है। अब आपके पंखे का कैपेसिटेंस क्या 1 फेरेड है, या हो सकता है 1 पीको हो? क्या चांसेस क्या है, 1 पीको हो या 1 माइक्रो हो सकता है, 0.2 0.3 होगा, 0.5। आप लोग कैपेसिटर के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करना, इसके बारे में क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ ना? कैपेसिटेंस क्या सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत है कि नहीं है? कैपेसिटर इज द जरूरत ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जरूरत है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसे होते हैं जो शुरू में चलना नहीं चाहते, उनको चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ये धड़ाक से एनर्जी देता है। क्या बात समझ आई? एवरीथिंग इज क्लियर? डायमेंशन आप कैलकुलेट करिएगा, और आप जो जैसे लिख पाए वो लिख सकते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी। क्लियर हो गया सबको? ये फार्मूला याद है? आज के कौन आज कितने फार्मूला पढ़ा हमने? 3 या 2? मैंने तो 2 ही पढ़ाया, मैंने 2 ही पढ़ा। क्या C = Q/V भी पढ़ाया? जरूरी फार्मूला। इसमें एक चीज पढ़ा, Q बढ़ाएंगे तो C, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी 1 लीटर डालोगे तो 1000 लीटर की तुम सिकुड़ के ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों बढ़ाओगे तो क्या भी बढ़ेगा उस हिसाब से। तो C को क्या रहना है, अपने आप में कांस्टेंट रहना है। तो जैसे R नहीं बदलता वैसे C नहीं बदलता, बट R भी डिपेंड करता है डायमेंशन पर, और C भी डिपेंड करता है। क्लियर है सबको? अब अगला, ये कैपेसिटर कैसे एनर्जी को जो होल्ड करता है, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के वैद्युत क्षेत्र के रूप में वो ऊर्जा को अपने अंदर रोक के रखता है। इसी चीज को हमें पढ़ना है कि वो ऊर्जा कितनी होती है। तो देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, अगला टॉपिक क्या है हमारा? और नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है? और टाइम के अभाव की वजह से लेक्चर यहीं पे रोका जाता है। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको टॉपिक बताया जा चुका है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कि उसको चार्ज देते जाएंगे तो एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम के बाद उसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी। तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है? तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से फुल डिटेल रिवीजन करिए इसका, ठीक है? तैयार करिए। धन्यवाद।